प्यारे विद्यार्थियों, अड्डा 24/7 स्कूल एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता है और मैं हूं श्रेया। बच्चे, हम लोग क्लास 12th में स्कोर बूस्टर सीरीज चला रहे हैं और स्कोर बूस्टर सीरीज का आज है हमारा छठा दिन। तो चलिए इस छठे दिन को भी सक्सेसफुली हम लोग पूरा करते हैं और अपनी टर्म 1 की तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ स्लाइड्स आपके लिए। रसायन विज्ञान का क्लास 12th का चैप्टर है जिसमें हम लोग एक बार फिर से स्कोर बूस्टर सीरीज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं जो कि आपके स्कोर को बूस्ट अप करेंगे। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी हमारे क्वेश्चंस तत्वों के निष्कर्षण से बन सकते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, बिना समय को नष्ट किए हुए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके नाम आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके लिए क्या कह रहा है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में निम्न में से सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है। गाइस, आपके ऑप्शन है Fe, Al, Ag या फिर Cu। सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका टर्म 1 का पेपर आने वाला है बिल्कुल 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 आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके सामने एक ही तरीके के चार ऑप्शंस होते हैं। आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके लिए आपको ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे। तो मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे। चलो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन करो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको इसमें से ये देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो आप क्या करोगे? पहले आप जो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत हैं उनको हटाओगे। फिर जो आपको लग रहा है कि ये दोनों सही हो सकते हैं, मतलब आप लगातार एक एक करके ऑप्शंस को काटते जाओगे। जैसे है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निम्न में से सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो आप देखोगे कि Fe, Al, Ag, Au, ठीक है। तो आप अकल लगाओगे कि भाई Ag तो हमारा महंगा आता है मार्केट में, और महंगी कौन सी चीज आती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, राइट। तो इसका मतलब Ag तो नहीं होगा, हिसाब लगा लिया हमने। आप कुछ और अपना कंक्लूजन लगा सकते हो, मैंने इस तरीके से इसको काट दिया। फिर आप कहोगे कॉपर, तो कॉपर फिर आप लोग को लगेगा कि हाँ कॉपर तो नॉर्मली मिल जाता है। फिर आप कहोगे एल्यूमिनियम, ये तो और आसानी से मिल जाता है। कॉपर एक बार को फिर भी महंगा होता है, तो फिर आप कॉपर को भी कट कर दोगे। फिर 2 रह जाते हैं, या तो एल्यूमिनियम या फिर Fe। तो आप कैसे अंदाज लगाओगे कि आपका सही आंसर कैसा होगा, कैसे होगा? तो गाइज आप सोचोगे कि हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें आयरन की हैं या फिर एल्यूमिनियम की हैं, या फिर आपके पृथ्वी का जो संरचना है उसमें ज़्यादातर भाग आपका एल्यूमिनियम में है या फिर आयरन में है। तो फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ यार एल्यूमिनियम है, क्योंकि जब हम भूगोल में पहले पार्ट में पृथ्वी की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि एल्यूमिनियम का बना हुआ ऊपरी सतह होता है ना। ऊपरी भाग में हमारे एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये वाला क्वेश्चन लगा लोगे और आप कहोगे भाई यही आंसर ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सही आप ऑप्शन को ढूंढ सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर आपके टर्म 1 में MCQs आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप सिलेक्ट करो कि कौन कौन से नहीं होंगे। पहले 1 हटाओ, फिर 3 में से आप सोचो, फिर 3 में से फिर 2 हटाओ, फिर रह जाएंगे 2। अब 50-50% पॉसिबिलिटी रह जाएगी कि कौन सा सही होगा। फिर जिस पे आपकी ज़्यादा रजामंदी हो रही हो उसी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाओ। तो इस तरह से हम MCQs को ठीक कर सकते हैं। आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने कम ऑप्शन उतना कम कंफ्यूजन, जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। तो कम ऑप्शंस करने के लिए आप एक एक ऑप्शन को हटाते जाओ, अपने आप ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को एनरोल किया है तो यस गाइस, परफेक्टली राइट आंसर है। क्लियर? इतने में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डाउट किसी तरीके का है तो बता सकते हो आप लोग। ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें किसी तत्व की
मितव्ययता से निष्कर्षण किया जा सका कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है क्या क्या कहलाते हैं? अयस्क, ठीक है, या तो आपका ये अयस्क कहलाएगा, या फिर ये आपका खनिज कहलाएगा, और या फिर आपका गैंग कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन सभी में आप बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। गाइज ये टाइपिस्ट ने बहुत गलत टाइप किया है, मैं इसको जरा ठीक कर देती हूँ। एक तो हमारा ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। एक बार फिर से आप लोग वही तरीका अपनाओगे जो तरीका मैंने बताया है, उसी तरीके का इस्तेमाल करो और अपना सही आंसर इनरोल करो। क्या है? वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें किसी तत्व की मितव्ययता से निष्कर्षण किया जा सके वह हमारे खनिज कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। क्या होगा सही आंसर? वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें किसी तत्व की मितव्ययता से निष्कर्षण किया जा सके वह क्या कहलाते हैं? अयस्क, खनिज, गैंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बताओ भाई बच्चे। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले वाला। ठीक है, कैसे अपनाओगे? वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें तत्व की मितव्ययता, ईमानदारी या फिर प्योरिटी का निष्कर्षण किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? तो देखो, गैंग कौन से होते हैं? जिसमें आपकी डस्ट पाई जाती है, तो ये तो हमारा कट गया, गैंग में अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब है खनिज। खनिज भी हमारा एक तरीके से धातु को निष्कर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट, बट इसमें और भी धातुएं मिली होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी अशुद्धियां, मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब रह गया अयस्क। तो यस गाइस, अयस्क एक ऐसा पार्ट है जिससे निकला हुआ जो तत्व होता है उस तत्व में मितव्ययता पाई जाती है। तो इस तरह से आप सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने। पृथ्वी की परत की ऊपरी सतह में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या बोला? पृथ्वी की परत की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की आप ऐसे तो देखते हो ना, ऐसे करके भूगोल में उससे पढ़ते हो, पृथ्वी की सतह में सबसे ऊपरी परत पर पाया जाने वाला आपका सबसे अधिक तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर सिलिकॉन। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं आप सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने। बच्चे, पृथ्वी पर अगर हम तत्व की बात करें कि ऊपरी सतह पर सबसे अधिक क्या पाया जा रहा है, तो वो तो हमारा ऑक्सीजन है, राइट, या फिर हमारा नाइट्रोजन है, राइट। तो नाइट्रोजन गैस हमारी सबसे अधिक पाई जाती है, जबकि तत्व की अगर बात करें तो हमारा ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में द्वितीय अत्यधिक सामान्य तत्व है? क्या बोला? ब्रह्मांड में द्वितीय अत्यधिक सामान्य तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, हीलियम, या फिर सिलिकॉन। जल्दी से आंसर कीजिए। ब्रह्मांड में द्वितीय अत्यधिक सामान्य तत्व है कौन सा? नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, हीलियम, या फिर सिलिकॉन। आप आंसर करो, आंसर करो भैया। सामान्य, ब्रह्मांड में द्वितीय अत्यधिक सामान्य तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, ब्रह्मांड में सबसे अधिक सामान्य तत्व है हमारा हीलियम। कौन सा है? हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, दूसरा है इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है, या फिर इनका घनत्व कम होता है। आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है और इनका घनत्व तो कम होता है। आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने, आंसर कीजिए। देखो, हम बात कर रहे हैं धातुओं की कि वो कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और जो धातुएं आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं उसका कारण क्या है। देखो, अगर आपकी धातु मुक्त अवस्था में पाई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन नहीं कर रही है। क्या कर रही है? वो रिएक्शन नहीं कर रही है। अब रिएक्शन नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका तत्व ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो दूसरे कंपाउंड्स के साथ सहयोग नहीं करेगा, दूसरे कंपाउंड के साथ संयोग करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जब नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब जो धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि उनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो गाइज, इसमें आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को एनरोल किया है गाइज, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने क्या है? निम्न में से सही कथन कौन सा है? क्या बोला? निम्न में से सही कथन कौन सा है? बताओ भाई, बताओ। निम्न में से सही कथन कौन सा है? गाइस, आपके ऑप्शन है सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कोई भी खनिज अयस्क नहीं होता। एंड गाइस लास्ट, कोई भी अयस्क खनिज नहीं होता। कोई भी अयस्क खनिज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। नहीं होता है, इसको मैं अच्छा कर देती हूँ। यस गाइस, ठीक है। तो अब जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिए कि आपका कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है सभी अयस्क खनिज होते हैं, दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, तीसरा है कोई भी खनिज अयस्क नहीं होता, और डी है आपका कोई भी अयस्क खनिज नहीं होता। तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि प्यारे बच्चे जब तक आप सभी आंसर नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तैयारी आपकी होनी है, पेपर आपका है, आपको अपने को प्रूफ करना होगा कितने आंसर आप सही कर रहे हो। चलिए बच्चे, अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सही कथन निकालना है। कोई भी अयस्क खनिज नहीं होता। क्या ऐसा है? नहीं, कोई तो होता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अयस्क होते हैं, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अयस्क नहीं होते, राइट? तो ये तो गलत हो गया। कोई भी खनिज अयस्क नहीं होता। कोई भी खनिज अयस्क नहीं होता, गलत। जो आपके खनिज होते हैं वो सभी अयस्क होते हैं, राइट? सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं या फिर सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब इन दोनों की बात है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके अयस्क हैं वो आपके खनिज होते हैं, ठीक है, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। चलिए, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को एनरोल किया था गाइस, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 7 को। खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता? मैं साइड में हट जाती हूँ। खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता? गाइस आपके ऑप्शन है सल्फाइड, नाइट्रेट, क्लोराइड या फिर सल्फेट। इनमें से कौन सा लवण है जो कि आपका नहीं मिलता? फिर से पढ़ लेते हैं। खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता? कुछ सेकंड का टाइम लीजिए और अपना सही आंसर इनरोल कीजिए। क्वेश्चन है खनिजों में कौन सा लवण नहीं मिलता? बताओ भाई।
चलो देख लेते हैं अब उसको। गाइस हमेशा ध्यान रखना, खनिजों में कौन सा लवण आपका नहीं पाया जाता? क्लोराइड पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, सिर्फ आपका एक नाइट्रेट ऐसा है जो कि नहीं पाया जाता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को एनरोल किया है तो यस गाइस, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से प्राप्त होती है? निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से प्राप्त होती है? गाइस आपका ऑप्शन है Fe, Cu, Al या फिर Mg। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, Fe, Cu, Al, Mg। आंसर कीजिए, निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में कभी कभी मुक्त रूप से पाई जाती है? गाइस आपके ऑप्शन है Fe, Cu, Al, Mg। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने है, आंसर करो। बताओ भाई, हमें पता है मुक्त रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? मुक्त रूप से हमारी वो धातुएं पाई जाती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। तो एक ऐसी धातु है जो एवरेज क्रियाशील है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। कभी कभी वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कभी कभी वो कंपाउंड स्टेट में पाई जाती है। तो आप जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा सही आंसर? प्यारे बच्चे, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ सेकंड का टाइम ले लेते हैं, आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। बच्चे ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। जितने बच्चों ने कॉपर को एनरोल किया है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कॉपर हमारी एक ऐसी धातु है जो कि कभी कभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चलो पढ़ते हैं। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज है। क्या क्वेश्चन है? भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 2 कैल्कोपाइराइट, ऑप्शन नंबर 3 डेलोमाइट, ऑप्शन नंबर 4 डी एल्मेनाइट। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। गाइस सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए भाई क्या होगा आपका सही आंसर, आंसर करो। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज कौन सा है? बॉक्साइट, कैल्कोपाइराइट, डोलेमाइट या फिर इल्मेनाइट? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। प्यारे बच्चे, जो टाइटेनियम हमारे भारत में पाया जाता है उसका खनिज है इल्मेनाइट। कौन सा है? इल्मेनाइट। हमेशा ध्यान रखिएगा, इल्मेनाइट हमारे टाइटेनियम का खनिज है जो कि टाइटेनियम आपका भारत में पाया जाता है उसके लिए। क्लियर? तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी एनरोल किया है, यस गाइस परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व रखता है? क्या बोला? निम्न में से, ये जो आपके मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो केवल एक तत्व रखता है? प्यारे बच्चे आपके ऑप्शन है हीरा, कांच, रेत, मार्बल। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हीरा, कांच, रेत, मार्बल, ये सभी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सिर्फ एक ही पदार्थ है जो सिर्फ एक ही तत्व रखता है? जल्दी से बताइए, आंसर करो भाई, आंसर कीजिए आप लोग। बच्चे देखो, हमारा हीरा सिर्फ एक ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ एक तत्व रखता है जो कि है कार्बन। हमारा हीरा कार्बन का अपरूप होता है और यह सिर्फ एक ही तत्व रखता है जो कि है कार्बन। इसकी 3D अरेंजमेंट भी होता है, राइट? तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है? हीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को एनरोल किया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चे इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने। ध्यान से देखिए, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है कौन सा? आपका ऑप्शन ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है गाइस, आपके ऑप्शन है बॉक्साइड, कैलेकाइट, जिंक ब्लेंड या फिर फेल्सपार। जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। 11th का आंसर क्या होगा? ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड, कैलेकाइट, जिंक ब्लेंड, फेल्सपार। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
आंसर करिए भाई सभी लोग। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड, कैलेकाइट, जिंक ब्लेंड या फिर फेल्सफॉर। बताइए भाई। जितने भी बच्चों ने 11th का आंसर ऑप्शन नंबर सी किया है, यानी जिंक ब्लेंड किया है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि गाइस हमारा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण क्या होता है? जिंक ब्लेंड, जिसका जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बच्चे पढ़ लेते हैं। कैलेकाइट अयस्क है, पूछा गया है कि कैलेकाइट किसका अयस्क है, किसका ओर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ओर, ठीक है। कैलेकाइट किसका अयस्क है, कैलेकाइट किसका ओर है? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर प्लम्बम का। बताइए मैलेकाइट किसका ओर है? मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर प्लम्बम का? बताइए किसका ओर है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे कि हमारा कैलेकाइट किसका अयस्क है। प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा कैलेकाइट होता है ये कॉपर का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क होता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को एनरोल किया है तो यस गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बड़ा है पर बातों में छोटा है। चलिए पढ़ लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गाइस आपके ऑप्शन है कैलेमाइन या फिर सीडेराइट कानेट। दूसरा है अर्जेंटाइट या फिर क्यूपराइट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जिंक ब्लेंड या फिर पाइराइट सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी मैलेकाइट, एजोराइट, कॉपर आयन। गाइस जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर? मैं साइड में हट जाती हूँ, आप लोग फटाफट से आंसर करो। आंसर कीजिए सभी लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैलेमाइन तथा सीडेराइट कानेट, अर्जेंटाइन या फिर क्यूपराइट ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, पाइराइट सल्फाइड, कैलेपाइट, एजोराइट, कॉपर ऑक्साइड। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर गाइस, इसका आंसर होगा अर्जेंटाइट। क्या होगा? अर्जेंटाइट और क्यूपराइट ऑक्साइड। ये आपके कथन गलत हैं, ये दोनों ऑक्साइड नहीं होते, बाकी तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने, निम्न अयस्कों में से कौन सा मैलेकाइट कहलाता है? क्या बोला? निम्न अयस्कों में से कौन सा आपका मैलेकाइट कहलाता है? गाइस आपके ऑप्शन हैं Cu2s, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, Cu2O या फिर CuCO3। बताइए फटाफट से कौन सा अयस्क आपका मैलेकाइट कहलाता है? आंसर करो, कौन सा अयस्क आपका मैलेकाइट कहलाता है? गाइस Cu2s, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, Cu2O या फिर CuCO3। बताओ फटाफट से आंसर करो। आंसर करो, कौन सा अयस्क है जो कि मैलेकाइट कहलाता है? Cu2s, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, Cu2O या फिर CuCO3। बताओ। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 14। आंसर करो। देखो हम बात कर रहे हैं अयस्कों की कि इनमें से कौन सा मैलेकाइट है। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि मैलेकाइट हमारा कॉपर का अयस्क होता है। तो ये चारों कॉपर के दिए हैं, फिर से कंफ्यूजन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस ये आपका मैलेकाइट अयस्क कहलाता है, राइट। तो बच्चे अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को एनरोल किया है तो आपका आंसर सही है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आगे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा गया है अमलगम्स होते हैं। क्या पूछा गया है? एमलगम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उच्च रंगीन मिश्र, दूसरा सदैव द्रव अवस्था में, मरकरी वाली मिश्र धातुएं,
घर्षण के प्रति उच्च प्रतिरोध या फिर आपका उच्च प्रतिरोध रखने वाली धातुएं। बताइए क्या होगा, क्या होगा आपका सही आंसर, आंसर कीजिए। अमलगम क्या होते हैं? उच्च रंगीन मिश्र, सदैव द्रव अवस्था में, मरकरी रखने वाली मिश्र धातुएं, घर्षण के प्रति उच्च प्रतिरोध रखने वाली मिश्र धातु। आंसर करो, मैं वेट कर रही हूं, आप लोग आंसर करो। देखो एमलगम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एमलगम की बात हो रही है। तो क्या होगा एमलगम, क्या होगा हमारा? मरकरी वाली मिश्र धातु होगा या फिर सदैव द्रव अवस्था में होगा, घर्षण के प्रति प्रतिरोध रखने वाली मिश्र धातु होगा। क्या आंसर होगा बताओ भाई जल्दी से। देखो एमलगम हमारा होता है मरकरी वाली मिश्र धातु। क्या होता है? मरकरी वाली मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, Al2O3 पॉइंट H2O क्या कहलाता है? क्वेश्चन Al2O3 पॉइंट H2O क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है कोरंडम, डायस्फोर, बॉक्साइड या फिर एलेनाइट। बताओ बोलो जल्दी से। Al2O3 पॉइंट H2O कहलाता है कोरंडम, डायस्फोर, बॉक्साइड या फिर एलेनाइट। बताओ भाई, सभी लोग आंसर एनरोल करो, अपना टाइम लो और सही आंसर एनरोल करो। बहुत आसान बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। बताइए। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा Al2O3 पॉइंट H2O होता है वो आपका डायस्फोर होता है। क्या होता है? डायस्फोर होता है। याद रहेगा ना, हमेशा ध्यान रहेगा क्या होता है? डायस्फोर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर, रेडियम के निष्कर्षण में कौन सा खनिज प्रयुक्त किया जाता है? क्या बोला? रेडियम के निष्कर्षण में कौन सा खनिज प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है हेमेटाइट, पिचब्लेंड, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट। बताओ भाई, रेडियम के निष्कर्षण में कौन सा खनिज प्रयुक्त किया जाता है? हेमेटाइट, पिचब्लेंड, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट। बताओ भाई, आंसर करो, आंसर करो। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, है ना, किस तरीके से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, बस आपको वही तरीका अपनाना है। अपने ऑप्शंस को कम करते जाना, तभी आपका कंफ्यूजन कम होगा। जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। तो बस एक एक करके जो आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला नहीं हो सकता उसको हटा दो, फिर 3 रह जाएंगे, फिर उनमें से एक हटाओ, फिर 2 रह जाएंगे, फिर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस तरीके से ऑप्शंस आपके सही आएंगे, आंसर्स आप सही इनरोल करोगे। बताओ भाई क्या आंसर होगा। देखो रेडियम के निष्कर्षण में हमारी कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वो होती है पिचब्लेंड। क्या होती है? पिचब्लेंड। यस, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, पिचब्लेंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने है। बॉक्साइट का संगठन है। बॉक्साइट का संगठन क्या होता है? गाइस आपके ऑप्शन है Al2O3, Al2O3 पॉइंट H2O, Al2O3 पॉइंट ट्वाइस H2O, Al2O3 पॉइंट 3 H2O। आंसर करो। बॉक्साइट के संगठन के बारे में पूछा गया है, बताओ। देखो हमारा पहला वाला होता है डायस्फोर का। किसका होता है? डायस्फोर का। दूसरा वाला किसका होता है? बॉक्साइट का। क्लियर? तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को एनरोल किया है गाइस, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोरॉन का अयस्क है। बोरॉन का अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बोरेक्स, ऑप्शन नंबर 2 सिनेबार, ऑप्शन नंबर 3 बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 4 कॉर्न लाइन। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने। देखो बोरेक्स का अयस्क, बोरॉन का अयस्क होता है हमारा बोरेक्स। तो यस गाइस, जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 को एनरोल किया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट से प्राप्त हो सकती है। आपके ऑप्शन है Fe,
के, Mg और Ca, जल्दी से आंसर करो। वो कौन सी धातु है जो तीनों डोलेमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट से प्राप्त होती है? जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो तीनों से प्राप्त होती है? गाइस आपके ऑप्शन है Fe, Ka, Mg, Ca, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो मैग्नीशियम आपकी एक ऐसी धातु है जो कि इन तीनों अयस्कों से प्राप्त की जा सकती है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स एंड कॉम्पिटेटिव दोनों में पूछा जाता है, आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पर हमें पकड़ बनानी है। सिनेबार किसका अयस्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है प्लम्बम, कॉपर, जिंक या फिर प्लम्बम, कॉपर, जिंक या फिर मरकरी, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आपके सामने, सिनेबार किसका अयस्क है? आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। प्यारे बच्चे, सिनेबार हमारा मरकरी का अयस्क होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सिनेबार हमारा मरकरी का अयस्क होता है। जितने बच्चों ने मरकरी आंसर एनरोल किया है, यस गाइस, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसाधन, प्रगलन, भर्जन या फिर धातु कर्म। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपके सामने, बताइए आंसर। धातु अयस्कों से शुद्ध धातु निकालना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर अयस्क के शुद्ध धातु आप प्राप्त कर रहे हो तो उस प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है झाग प्रबलन विधि प्रयोग कब की जाती है? पहला, ऑक्साइड खनिजों के लिए, सल्फाइड खनिजों के लिए, क्लोराइड खनिजों के लिए या फिर एमलगम खनिजों के लिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। झाग प्रबलन विधि किस में प्रयोग की जाती है? ऑक्साइड खनिजों के लिए, सल्फाइड खनिजों के लिए, क्लोराइड खनिजों के लिए या फिर एमलगम खनिजों के लिए? बताओ जल्दी से। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी झाग प्रबलन विधि होती है वो सल्फाइड खनिजों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को एनरोल किया है तो यस गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, चुंबकीय पृथक्करण निम्न में से किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण निम्न में से किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? गाइस आपके ऑप्शन है कैल्साइट, मैग्नेसाइट, हॉर्न सिल्वर या फिर हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने, आंसर कीजिए। अब देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? जिसके अंदर चुंबकीय गुण होगा, जो चुंबक की तरफ आकर्षण होने के व्यवहार रखेगा, इसका मतलब हेमेटाइट। हेमेटाइट का सांद्रण बढ़ाने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो यस गाइस, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, सल्फर अयस्कों के धातु कर्म में प्रयोग होने वाला प्रक्रम है। आपके ऑप्शन है वैद्युत अपघटन, वैद्युत विस्थापन, प्रगलन या फिर भर्जन। जल्दी से आंसर कीजिए। सल्फाइड अयस्कों के धातु कर्म में प्रयोग होने वाला प्रक्रम कौन सा है? धातु विस्थापन, विद्युत अपघटन, प्रगलन या फिर भर्जन। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आपके सामने, आंसर कीजिए गाइस। प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि सल्फाइडों के अयस्क का जब हम धातु कर्म करते हैं तो भर्जन का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? फेन प्लवन विधि में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे अच्छा और इससे आसान प्रश्न कोई हो नहीं सकता। बोर्ड में कई बार आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपके ऑप्शन है चीड़, सरसों, नारियल, लौंग। यस गाइस, काफी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जो कि चीड़ है। चीड़ का तेल फेन प्लवन विधि में झाग को बनाने में किया जाता है और इस तेल की विधि से क्या करते हैं, जो आपका झाग आता है उसे बाहर निकाल के सुखा के हम अयस्क से शुद्ध तत्व प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आपके सामने, चलिए पढ़ लेते हैं।
सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग होने वाली फ्लेन प्लवन विधि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अयस्क कणों के भीगने की प्रवृत्ति पर आधारित है, अयस्क कणों के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के आधार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 अयस्क कणों के चुंबकीय गुण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 4 अयस्क कणों के विद्युत गुणों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर एनरोल कीजिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण में प्रयोग होने वाली फेन प्लवन विधि किस पर आधारित है? बच्चे हमेशा ध्यान रखना, इसमें हम अयस्क के कणों को भिगाने का काम करते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो गया कि अयस्क कणों के भीगने की प्रवृत्ति पर आधारित है हमारी फेन प्लवन विधि। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 को एनरोल किया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आपके सामने। अयस्क के अधात्री को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्क से अधात्री को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन, निस्थापन, सांद्रण या फिर प्रगलन? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर? भर्जन, निस्थापन, प्रगलन या फिर सांद्रण, क्या है सही आंसर? गाइस हमेशा ध्यान रखना, अयस्क से जब आप अधात्री को अलग करोगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करो। बताओ भाई। अगर अयस्क के अधात्री मतलब अशुद्धियों को आप अलग कर रहे हो, मतलब सांद्रण आप शुद्ध पदार्थ का बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सांद्रण कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 29 हमसे प्रक्रिया का नाम पूछा है कि कम वायु के कम ताप पर, कम वायु में अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29 भर्जन, निस्थापन, प्रगलन या फिर अपचयन? हमेशा ध्यान रखना, अगर वायु की उपस्थिति कम है ना, वायु की उपस्थिति अगर कम है तो उसे हम कहते हैं निस्थापन। क्या कहते हैं? निस्थापन। ठीक है। अगर वायु की उपस्थिति की बात नहीं की जा रही है तो फिर आपका भर्जन होता है। नेक्स्ट है भर्जन का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थ को वाष्पशील करना, अपचयन करना, ऑक्सीकरण करना या फिर धातुमल बनाना? क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आपके सामने आंसर करो। भर्जन का मुख्य कार्य जल्दी से बताइए क्या है? वाष्पशील पदार्थ, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर धातुमल बनाना? प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, भर्जन का मुख्य कार्य होता है पदार्थ को वाष्पशील करना, अशुद्धियों को वाष्पशील करके बाहर निकाल देता है, शुद्ध पदार्थ आपका रह जाता है। क्लियर? तो बच्चे ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमारा अभी का सेशन खत्म होता है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो, लव यू ऑल। प्यारे बच्चे आप लोग हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जितने एमसीक्यूज मैं आपको रोज करा रही हूँ डेली के डेली उतने नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने को मैं आपको कभी सजेशन नहीं दूंगी, मैं हमेशा यही बोलूंगी कि आप उसके नोट्स बना लीजिए और उसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे टॉपिक पर पकड़ नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, टॉपिक पर पकड़ बनानी है और अपने बेस को स्ट्रांग बनाना है। और बेस कब स्ट्रांग बनता है? जब उस पर बार बार काम किया जाता है। वो जैसे आपका लोहार होता है ना, तराश के उसके अच्छे अच्छे औजार बनाता है, उसकी नोक धार तेज करता है, बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी धार तेज करनी है, लगातार खुद को शार्प करना है। और शार्प कब होगी? जितनी बार आप खुद को घिसोगे उतना ज्यादा शार्प होगे। तो बस कठिन परिश्रम कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए बच्चे धन्यवाद। अभी के लिए नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतर करेंगे।